हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना पैथोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम जॉन्डिस और सिरोसिस पढ़ेंगे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीडीसी के हिसाब से भी और पीवाईक्यू में भी। हालांकि इनका बेसिस आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में और नीट में पढ़ा हुआ है। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं। जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस इज द येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन स्क्लेरा म्यूकोसा ड्यू टू increase in bilirubin which is more than 2 mg per dl. Cirrhosis is the chronic liver disease with diffuse fibrosis plus regenerative nodules which alters liver architecture and function. देखिए होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जॉन्डिस में आप समझ गए होंगे, येलोइश डिस्कलरेशन होता है। मेनली स्क्लेरा जो होता है, आंखों का पार्ट, स्किन, म्यूकोसा, ये इसलिए होता है जो हमारा बिलिरुबिन है वो येलोइश कलर का होता है। तो जब उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सब जगह शो करता है। सिरोसिस क्रोनिक लिवर डिजीज है और उसमें डिफ्यूज फाइब्रोसिस। डिफ्यूज फाइब्रोसिस का मतलब ये है, फाइब्रोसिस आप समझते हैं स्कार टिश्यू, और लिवर में क्या बनता है, कनेक्टिव कोलेजन टिश्यू होता है जो पूरे ऑर्गन पे फैल जाता है। डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब फैलना, यानी कोलेजन फाइबर्स पूरे ऑर्गन पे फैल जाते हैं तो उस ऑर्गन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें बहुत दिक्कत आती है। रीजेनरेटिव नोडल्स, देखिए लिवर आप जानते हो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन होता है बॉडी का जो अपने आप को दोबारा खड़ा करने के लिए हर कोशिश करता है। तो रीजनरेशन में वो नोड्यूल्स बना बना के कोशिश कर रहा होता है कि जितना वो खराब हो रहा है उतना ही वो ठीक हो जाए। तो ये दोनों ही फैक्टर आपको सिरोसिस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिरोसिस में क्या होता है, लिवर की पुरानी बीमारी जो श्रंक हो जाता है और फेल भी हो सकता है। नॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं, ये केवल रिवीजन के लिए है। आरबीसी ब्रेकडाउन हुई, आरबीसी ब्रेकडाउन बन के हीम बना, हीम से बिलिरुबिन बना। बिलिरुबिन दो तरीके का होता है, अनकॉन्जुगेटेड और इनडायरेक्ट। अच्छा, इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है लिवर में वो एल्बुमिन से होता है। लिवर में जाके इनका कॉन्जुगेशन हो जाता है बाय यूडीपी ग्लूकोरोनॉइड ट्रांसफरेज। और कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, लिवर देखिए हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट को कन्वर्ट कर देता है। जो वेस्ट ब्लड सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल नहीं होते उनको ये कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से लेस टॉक्सिक बना देता है, जिससे बॉडी आराम से इनको स्टूल या यूरिन के द्वारा बाहर फेंक दे। ये पूरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो लिवर करता रहता है। तो उसके बाद इसका एक्सक्रीशन मतलब लिवर में आने के बाद उसका कॉन्जुगेशन किया लिवर ने, या तो वो बाइल से कन्वर्ट हो जाएगा यूरोबिलोजिन में। यूरोबिलोजिन भी दो टाइप से निकल सकता है। अगर स्टूल में निकलेगा तो स्टेरोकोब्लिन में निकलेगा, जिससे कि जो हमारे स्टूल का जो कलर होता है वो स्टेरोकोब्लिन की वजह से होता है। या फिर वो यूरिन में आएगा यूरोबिलिन के द्वारा, तो वही यूरिन का कलर देता है। तो टाइप्स ऑफ जॉन्डिस कैसे होते हैं, इसमें तीन टाइप होते हैं। इसकी निमोनिक एचओसी है, हीमोलाइटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, हेपेटोसेलुलर। हीमोलाइटिक वो है जो प्री मतलब लिवर में घुसने से पहले की प्रॉब्लम्स दिखाता है। इसका कॉज क्या है, एक्सेस हीमोलाइसिस, आरबीसी की जरूरत से ज्यादा आरबीसी टूट रहे हैं। ये कब होता है, मलेरिया, थैलेसीमिया ऐसे डिसऑर्डर्स में होता है। इसमें क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और यूरिन में कोई बिलिरुबिन नहीं निकलता, बल्कि यूरिन में यूरोबिलोजिन की मात्रा बढ़ जाती है और स्टूल बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। अनकॉन्जुगेटेड क्योंकि वो ट्रीट ही नहीं हो पा रहा। सेकेंड हो गया हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी कि पोस्ट हेपेटिक। ऑब्स्ट्रक्टिव और पोस्ट ऑटोमेटिक इस नाम को क्लियर कर रहे हैं कि बाद का है ये। और इसमें ऑब्स्ट्रक्शन किससे हो रहा है, गॉल स्टोन से, कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियास से। तो इसमें क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और जो स्टूल होंगे वो क्ले कलर्ड होंगे, यूरिन डार्क हो जाएगा। ऊपर क्या हो रहा था, हेमोलाइटिक में स्टूल डार्क हो रहा था, यहाँ पे स्टूल हमारा क्ले कलर निकलेगा और यूरिन डार्क निकलेगा और इचिंग निकलेगी क्योंकि बाइल सॉल्ट्स एक्सेसिव हो जाएंगे। थर्ड है हमारा हेपेटोसेलुलर यानी हेपेटिक कॉज। ये बीमारी की वजह से होता है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस का सबसे बड़ा रीजन है। और सिरोसिस भी की वजह से भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड फीचर्स निकल के आएंगे। अनकॉन्जुगेटेड भी बड़ा आएगा, कॉन्जुगेटेड भी बनाएगा, यूरिन डार्क आएगी, स्टूल पेल आएगा। ठीक है, तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हीमोलाइटिक कॉज में अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में कॉन्जुगेटेड बढ़ेगा और हेपेटिक में मिक्स्ड बढ़ेगा। इसका चाहे निमोनिक बना के याद कर लीजिए, लेकिन ये याद कर लीजिए। सिरोसिस, सिरोसिस इट इज द इरिवर्सिबल क्रोनिक डिजीज, लिवर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट ब्रिजिंग फाइब्रस सेप्टा। ब्रिजिंग फाइब्रस सेप्टा हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि ऑर्गन्स पे कनेक्टिव टिश्यू इतना उसको मतलब ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज और सेप्टा। ठीक है ना, यहीं से वो क्लियर हो रही है। इतना ब्रिज बना रहे हैं कि जो ऑर्गन की नॉर्मल फंक्शन है वो हो नहीं पा रही। सेकंड, रीजनरेटिव नोड्यूल्स,
लिवर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि भाई मैं रिकवर हो जाऊं, तो वो नए नए छोटे छोटे नोड्यूल्स डालता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। थर्ड, डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल आर्किटेक्चर, ये आपको इजीली मिलेगा और ये लिख के भी आ रहा है। कॉजेज क्या है सिरोसिस की, इसका निमोनिक है अवेल। अल्कोहल सबसे मोस्ट कॉमन होता है। बी, वायरल हेपेटाइटिस, बी एंड सी, ये इंडिया का इंक्रीजिंग कॉज है वायरल हेपेटाइटिस। इसीलिए जो हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस बढ़ाई गई है वैक्सीनेशन की, वो इसीलिए बढ़ाई गई है कि क्योंकि हेपेटाइटिस सी की तो बहुत कम लोगों को जानकारी है। हेपेटाइटिस बी का तो वैक्सीन भी लोग ज्यादा करवा रहे हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। और खासकर ये पैथोलॉजी लैब वाले में जो काम करते हैं टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, उनको ज्यादा होता है। अगेन ए इज ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, आई इज इनबॉर्न एरर्स, ये जेनेटिक एरर्स आ गए, विल्सन्स, हेमाटोक्रोमेसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। और एल से हो गया लॉन्ग स्टैंडर्ड बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि बाइल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो निकल नहीं पा रहा है, तो उससे भी क्या होगा, वो बैक आने लगेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। मॉर्फोलॉजी ऑफ सिरोसिस देख लेते हैं। अगर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखें तो लिवर एक तो श्रंकन मिलेगा, फर्म मिलेगा। फर्म क्यों मिलेगा, क्योंकि ब्रिजिंग सेप्टा सब वो उसके ऊपर एक लेयर बनती जा रही है कनेक्टिव टिश्यू की। नोड्यूलर नोड्यूल्स मिलेंगे। अच्छा, कुछ कलर से हम इनको याद करने हैं हमें। फैटी लिवर सिरोसिस में आपको येलो मिलेगा कलर, बिलरी सिरोसिस में ग्रीन मिलेगा और हेमेटोक्रोमेटोसिस में ब्राउन मिलेगा। माइक्रोस्कोपी में अगर देखेंगे तो फाइब्रस सेप्टा आपको दिखेगा पोर्टल ट्रैक्स और सेंट्रल वेन्स के बीच में ब्रिज बनाता हुआ, ठीक है। और रीजनरेटिंग हेपेटोसाइट नोड्यूल्स मिलेंगे, डिस्टॉर्टेड वास्कुलर आर्किटेक्चर मिलेगा। टाइप ऑफ सिरोसिस, माइक्रोनोड्यूलर। माइक्रोनोड्यूलर में माइक्रो यानी कि नोड्यूल्स छोटे, यहाँ पे स्मॉल यूनिफॉर्म नोड्यूल्स मिलेंगे विच आर लेस देन 3 mm। और इसमें इसका एग्जांपल है अल्कोहलिक सिरोसिस। सेकंड इज मैक्रोनोड्यूलर। मैक्रोनोड्यूलर में लार्ज इरेगुलर नोड्यूल्स मिलेंगे जो कि हमें पोस्ट हेपेटिक सिरोसिस में देखने को मिलते हैं। देन इज मिक्स टाइप, इसमें दोनों ये फीचर्स मिलेंगे। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिरोसिस क्या है, वीकनेस, वेट लॉस, जॉन्डिस हमने पढ़ लिया। असाइटिस, असाइटिस में क्या हो रहा है, पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें आप नीचे पढ़ेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है। ये जो हमारी पोर्टल वेन है, अपने नेट में पढ़ा हुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें दिक्कत आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, फ्लो में कमी आ जाती है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस चालू हो जाती हैं। स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन में प्रॉब्लम। ईसोफेगल वेरेसिस, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है लेकिन इतना इजी है। ईसोफेगल से ईसोफेजियल्स में आप ईसो याद कर लीजिए, ईसोफेगस और वेराइसिस में वेन, यानी आपके ईसोफेगस और फूड पाइप के पीछे जो वेन्स होती हैं वो एकदम इनलार्ज स्वॉलन हो जाती हैं और उनके फटने का खतरा रहता है। इसकी वजह से हेमेटेनेमेसिस भी होता है, यानी कि उल्टी आना खून की। सेकंड इज अनदर इज हेपेटिक इंसेफलोपैथी। फिर स्पाइडर एंजियोमास। स्पाइडर एंजियोमास कुछ नहीं होते, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो ऊपर आके एकदम लाल हो जाते हैं। तो बीच में जो डार्क पॉइंट होता है, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स निकल रहे होते हैं, तो वो स्पाइडर टाइप शेप लगा देते हैं। पाल्मर एरिथमा। पाल्मर एरिथमा क्या है, जो हमारी पाम्स होती है उसमें सिमेट्रिकल रेडिश कलर आ जाता है। स्पाइडर एंजियोमा, पाल्मर एरिथमा और ये हमारी ईसोफेगल वेराइसिस, ये कीनोट सिम्टम है सिरोसिस का, यानी ये तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन तीन को जरूर लिख के आइएगा। कॉम्प्लिकेशंस आपने पढ़ी ली, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी पोर्टल वेन में। भाई पोर्टल वेन का काम क्या है, इतनी सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। तो अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी, एक तरफ से उसमें बंद किया तो वेराइसिस हो गई, यानी कि स्वॉलिंग एंड इनलार्जमेंट हो गया। स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन में डिजनरेशन हो गया। एसाइटिस, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। फिर हेपेटोरेनल सिंड्रोम, रीनल सिस्टम भी हमारा पूरा इफेक्ट हो गया। हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, कैंसर की शुरुआत हो गई। कोगुलोपैथी, सेल्स कोगुलेट करना चालू कर जाते हैं। अच्छा, एग्जाम कुकीज देख लेते हैं। अर्लियर साइन ऑफ जॉन्डिस, स्केरल इक्टरस। और स्केरल इक्टरस कुछ नहीं, हमारा येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा होता है, यानी आंख की जो व्हाइट पार्ट होता है वो येलोइश होने पड़ जाता है। ये जॉन्डिस की शॉर्ट पहचान है, लेकिन आप येलोइश डिस्कलरेशन नहीं लिख के आएंगे, आप एग्जाम में स्क्लेरल इक्टरस ही लिख के आएंगे, बिकॉज यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट। हीमोलाइटिक जॉन्डिस में इंक्रीज इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन यूरिया नहीं मिलेगा, यानी यूरिन में
बिलिरुबिन नहीं निकलेगा। सिरोसिस का हॉलमार्क है फाइब्रोसिस प्लस रीजेनरेटिव नोड्यूल्स, और लिवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज वर्ल्ड वाइड इज अल्कोहल। सिरोसिस ऑल्सो प्री कैंसरस कंडीशन फ्रॉम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि लिवर कैंसर की स्टार्टिंग ही सिरोसिस से होती है। अच्छा, एक बार हम फीचर देख लेते हैं बिलिरुबिन और इन सब का। हीमोलाइटिक जॉन्डिस में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ निकलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव में कॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ निकलेगा, हेपेटोसेलुलर में दोनों बढ़े हुए निकल सकते हैं, मिक्स्ड होगा। हीमोलाइटिक जॉन्डिस में बिलिरुबिन नहीं आएगा यूरिन में। इंक्रीज इन यूरोबिलिनोजन, यानी यूरोबिलिनोजन की मात्रा तो यूरिन में बढ़ जाएगी लेकिन बिलिरुबिन नहीं आएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव में डार्क, यानी कि बिलिरुबिन प्रेजेंट है, ठीक है। हेपेटोसेलुलर में भी डार्क आएगा। हीमोलाइटिक में स्टूल्स डार्क आएंगे, और ऑब्स्ट्रक्टिव में स्टूल्स क्ले कलर्ड आएंगे, हेपेटोसेलुलर में पेल आएंगे। और हीमोलाइटिक जॉन्डिस में अनीमिया हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव का साइन इचिंग है, और हेपेटोसेलुलर का हेपेटोमेगाली। इसी के साथ हमारे टॉपिक खत्म हुआ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर यूनिवर्सिटी में देखा है जॉन्डिस से सिरोसिस में से एक से क्वेश्चन आता है, तो आप अपने पीवाईक्यूज में से चेक कर लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है। काफी डिटेल चैप्टर था, इसको जितना कंप्रेस कर सकता था मैंने कंप्रेस किया, क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट 5-6 मिनट से ज्यादा की मेरी वीडियोस देख ही नहीं रहे हैं, तो मेरे को तो ये लगता है मैं वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट करूँ। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि जो अलग से जिस पर वीडियो बननी चाहिए, तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, उसकी इंपॉर्टेंस देख के मैं उसको बनाऊंगा। थैंक यू।